हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज आपके हम यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे जून 2023 के पेपर अपलोड है, बहुत से कह रहे थे नहीं अपलोड है। तो आज की वीडियो में जो आपको जून 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे, कैसे पढ़ना ये भी बता देंगे। साथ ही साथ जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं उनके सभी पेपर जो आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में आपके चारों के चारों सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में होता है। ठीक है, ये है आपका सबसे पहला सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इनके आंसर भी प्रोवाइड कीजिए, इनके स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कीजिए, वरना आप इन पर क्लासेस ले लीजिए। तो इनके पीछे रीज़न है कि आपको क्लास या फिर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड ना कराने का, क्योंकि आपके एमएड में बच्चे बहुत ही कम है। अगर हम क्लास डाल भी देते हैं तो उस पर व्यू भी नहीं आते और उसका कुछ हमें बेनिफिट भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट डालते हैं जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप ये समझते हो कि अगला जो आप कह सकते हो कि अगला बंदा बिल्कुल फ्री है, वो आपके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराती हूँ जिससे कि आपका आराम से सेमेस्टर निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट आए थे, कल भी टेलीग्राम पर मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था। वो कह रहे थे कि अगर आपको नहीं देने आप बता दो, ये वो मतलब बहुत ही गलत तरीके से जो है बात की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितना भी हो सकता है हम आपको उससे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। आपके टाइम से पहले हर एक चीज़ आपको मैं दे देती हूँ। ठीक है, ना तो मुझे इन PDF का कुछ करना, ना ही इन प्रीवियस ईयर पेपर का। आपके लिए हेल्पफुल है, इसी वजह से आपका एमएड का यहाँ पर मैटर हम स्टार्ट रखते हैं। ठीक है, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने चैनल पर करा सकते हैं। CTET है, DSSS, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम उन्हें ही कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी आपका एमएड की जो चीज़ें हैं उन्हें हम नहीं छोड़ते। ठीक है, एमएड वाली चीज़ें भी हम आपकी नहीं छोड़ते। हम चाहते तो हम आपका एमएड बिल्कुल ख़त्म कर सकते थे चैनल से, नहीं करते। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि जब मैंने एमएड की थी तो मुझे कहीं पर भी कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का मैटर नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आपको इस तरीके से गाइड कर देती हूँ कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट से लेकर आपके PYQ से लेकर हर एक चीज़ की अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, समझा देती हूँ। लेकिन फिर भी आपके जब इस तरीके के कमेंट आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मन भी नहीं करता कि आपको आगे कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो प्लीज़, अगर आपको ये लगता है कि अगला व्यक्ति जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप खुद से इतनी भी मेहनत नहीं कर पा रहे कि इनके आंसर निकाल लो, तो फिर इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। बस आपकी जैसी आपकी सोच है, आप जैसा कहना चाहते हो कह सकते हो, आपका हक है, अधिकार है। आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही है, आपका कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है आपके बिहेवियर को बताता है, आपकी थिंकिंग को शो करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। ठीक है, ये आपका कोड नंबर हो गया। अगर बात करें आपका ये सेक्शन जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो है आपका A हो गया, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे, इसके बाद आपको लॉन्ग लिखने होते हैं। बात करें पेपर जो आपका 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर जो आपको असाइनमेंट के कह सकते हो, इंटरनल एग्जाम जो आपके हुए 20 नंबर आपको ये कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर कैंपस हो। ये जो है आपको कॉलेज के हाथ में होते हैं। ठीक है, ये 80 मार्क्स जो है ये आपके हाथ में होते हैं। आप इन्हें अच्छे से कवर कीजिए, आपके एमएड में परसेंटेज डाउन नहीं बनेगी। जैसा आपको बताया जाता है, बस आप इतनी मेहनत कर लीजिए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, आप अगर थर्ड सेमेस्टर में चाहते हो कि आपको प्रॉपर इनके आंसर भी प्रोवाइड की जाए, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आपको चाहिए। अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं आपको ज़रूर अभी से जो है आपके नोट्स बनाने में मैं लग जाऊंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। इतने आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा। ठीक है, ऐसे आपका फोर्थ सेमेस्टर का। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए, तो अभी से स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आपके नोट्स हम टाइप करवा पाएंगे, तब जाकर जो है आपके नोट्स बन पाएंगे। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर सेक्शन है। इसमें आपको टोटल मिलते हैं 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। और ये आपका एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। तो टोटल जो है आपका ये पूरा सेक्शन 16 नंबर का मिलता है। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर शैक्षणिक तकनीकी के प्रमुख उपागम क्या है। ठीक है, आपको बताना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज की जो आपकी डिफरेंट अप्रोचेज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है आपका आवासीय विश्वविद्यालय के क्या लाभ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी पेपर में आया था और सेम का सेम क्वेश्चन आपको उठाकर यहाँ पर पूछ लिया गया। तो देख पा रहे हो कि जो आपके PYQ होते हैं उसी में से क्वेश्चन आपके दोबारा से पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको 2020 वाली PDF, 2021 वाली क्लासेस प्रोवाइड किया, 2022 वाली, तो बस सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा में करना है आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका सेकंड। इसके बाद है आपका यहाँ पर
बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्लिप्ड लर्निंग। ठीक है, फ्लिप्ड अधिगम को परिभाषित करना है, इसकी विशेषताएं बतानी है, लाभ बताना है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दोगे, प्रस्तावना दे दोगे, अपनी लैंग्वेज में 5-6 लाइन का आप लिख दोगे। इसके बाद जो है आपको परिभाषा स्टार्ट करनी है, फिर विशेषता डालना, उसके की पॉइंट डालना, इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना। इसके बाद जो है आप लाभ के जो है पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। आगे बात करेंगे, ये आपका 4th क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको मोबाइल अधिगम से आप क्या समझते हो और इसके लाभ एवं कमियां। ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड है, पहले आ चुका है पेपर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल, आप ये बिना पढ़े भी आराम से आंसर दे सकते हो। मोबाइल अधिगम मतलब आप क्या सीखते हो मोबाइल से, क्या आपकी लर्निंग है, साथ ही साथ क्या लाभ है और कमी तो आप दुनिया भर की बता सकते हो। अब आपको क्या लगता है जब अब से आपके पास मोबाइल आए, इसकी क्या कमियां और इसके लाभ क्या, आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है CIET। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CIET के कार्य बताने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आपका सेक्शन भी, इसमें आपके शॉर्ट वेरी आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का है, टोटल 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चॉइस आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 1 चॉइस मिल जाती है। ठीक है, और चॉइस आपको मिलती है, इसका बेनिफिट उठाइए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए आपका अगर 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी आता तो इतनी तो आपको चॉइस मिल जाती है कि आप 1 क्वेश्चन स्किप भी कर दोगे तो आराम से बाकी के कवर कीजिए। तो यहाँ पर आपका शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है, शिक्षण की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्रियाओं का वर्णन करना है। आगे बात करेंगे, आपका ये चरण जो है आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, और ये ना सिर्फ आपका 2nd सेमेस्टर में, आपका 4th सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पर 7th शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं प्रतिपादन के मध्य उदाहरण सहित जो है आपको अंतर बताना है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें पूछा है शैक्षिक तकनीकी में शोध के वर्तमान चलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से आप रिसर्च में क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या आप इससे लाभ उठा सकते हो, वो सारी चीज़ें बतानी है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर सेक्शन C विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर का आता है। 5 टोटल आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, 3 करने हैं तो 2 क्वेश्चन की आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाएगी। आगे बात करेंगे, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, इसके वर्तमान चलन और भविष्य की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बात करेंगे, आपका शिक्षण के विभिन्न स्तर, अभी पहले पढ़ा चरण पढ़ा, अब यहाँ पर आपके डिफरेंट लेवल पूछ लिए, कितने होते हैं आपके, टोटल 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। आगे बात करेंगे, अब बोध और आपका प्रावर्ती स्तरों पर शिक्षण की तैयारी का वर्णन करना है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें मुक्त अधिगम संसाधन क्या है। ठीक है, आपका मॉक्स के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका UGC में है ना, ऐसे का ऐसे ही पूछा जाता है, पूरी की पूरी यूनिट है, फर्स्ट पेपर में मिल जाएगी और 2nd पेपर में भी। ठीक है, तो वही आपको सब्जेक्ट बताए जाते हैं जिससे कि आपका UGC नेट में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले। तो इसमें विशेषताएं बतानी है, लाभ बताना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है तकनीकी संबंधी अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं तथा उपयोग बताने। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 दूरस्थ शिक्षा में छात्र सहायता सेवाओं एवं मूल्यांकन रणनीतियों का वर्णन करना है। तो ये आपका पूरा पेपर किसके बेस पर था, आपका यहाँ पर कह सकते हो दूरस्थ शिक्षा पर हो गया, तकनीकी बेस पर हो गया, टेक्नोलॉजी के बेस पर हो गया, और आपके जो ये कह सकते हो मॉक्स हो गए। ठीक है, मॉक्स हो गया, और बाकी जो भी आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, लर्निंग करते हो, उस चीज़ से रिलेटेड जो था ये आपका पूरा पेपर था। चलिए 2nd सब्जेक्ट पर चलते हैं। ये है आपका यहाँ पर 2nd सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशूज इन टीचर एजुकेशन। अगर आपको इसका मैटर नहीं मिलेगा तो आप ऐसा करना, जो आपके 4th सेमेस्टर की बुक आती है टीचर एजुकेशन की, उसकी रिफ्रेशर सीरीज आती है, आप उसे खरीद लेना, आपका उससे भी काम चल जाए, या कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास हो तो आप उनसे जो है 2-3 दिन के लिए ले सकते हो और आराम से जो है इसका मैटर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत काफ़ी है, आप उनसे प्रयोग करके जो आराम से आंसर निकाल लोगे। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है, इसमें आपको 5 चॉइस मिलेंगे, सेम पैटर्न आपका हर पेपर में रहने वाला है। तो चलिए इसका फर्स्ट है आपका शिक्षक शिक्षा से क्या आपके यहाँ पर लक्ष्य है, एम ऑफ टीचर एजुकेशन। बहुत ही सिंपल है, जब आप टीचर बनने जा रहे हो, आपने बीएड किया है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको बीएड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। आपने बीएड किया है तो क्यों किया है, आपका यहाँ पर टीचर एजुकेशन से क्या मतलब है, आप क्या समझते हो, आप खुद की लैंग्वेज में भी ये चीज़ें बता सकते हो। आगे बात करेंगे, आपका मध्यकालीन शिक्षक का मूल्यांकन करें। ठीक है, जो आपकी भारत में चलती थी मध्यकालीन, उसमें आपको उसका मूल्यांकन करना है, आप क्या समझते हो, आपको कैसी लगती थी वो शिक्षा, उसका क्या करना है, आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है। आगे बात करेंगे, शिक्षक शिक्षा के एकीकृत उपागम को परिभाषित करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में आपको बताना है। आगे बात करेंगे, शिक्षक शिक्षा के मानकों में आपके 4 गिरावटों का उल्लेख करना है, क्या ऐसी आप कह सकते हो कमी है, हानि हुई है, उसके बारे में बताना है। आगे बात करेंगे, आपका ICT अभी पढ़ा है उसी चीज़ के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, जो लास्ट सब्जेक्ट में क्या वो आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हो, बस आपका यहाँ पर प्रशासन से रिलेटेड पूछा है। जब आप प्रशासन में ICT का प्रयोग करोगे तो क्या होगी, चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन B। ठीक है, इसमें बताना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
आपके इसमें क्या है, 4 चॉइस मिलेगी, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला है आपका प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, आपका एलिमेंट्री लेवल पर जो है शिक्षक की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व बताना है। क्यों है? क्योंकि बच्चों को हम समझ पाए, ठीक है, उनका मनोवैज्ञानिक चीज़ें टीचर समझ पाए, साथ ही साथ उनकी रुचि समझ पाए, वो कैसे एक्टिव रहेंगे, कैसे उन्हें पढ़ाना है, क्या सारे मैटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें के लिए जो है टीचर की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करेंगे शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, आपका यूजीसी का पूछ लिया, बस क्या है, यूजीसी की सिफारिशें बतानी है। पहले भी इससे आपके यूजीसी आपने पढ़ा ही होगा, यूजीसी के बारे में बताना है, उसके लाभ हानि, ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? विशेषताएं लिख सकते हो, सिफारिशें लिख सकते हो। क्यों हमें यूजीसी की जरूरत है, वो भी शिक्षा के लिए। क्यों है? क्योंकि हमें इसे बढ़ावा देना है। साथ ही साथ क्या करना है, हमें जो आपके यहाँ पर शिक्षक के लिए प्रशिक्षण के लिए अनुदान भी देना है, ताकि क्या हो, टीचर भी अपना क्या कर पाए, व्यावसायिक चीज़ों में भी ध्यान दे पाए, सारी चीज़ें कर पाए। तो ये सारी चीज़ें वही आपस में रिलेटेड है और कुछ आपका अलग देखने को नहीं मिलता। अब आपका आ गया NEP 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके ऊपर आपको रूपरेखा तैयार करनी है। जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सब इसमें ऐड डाउन कीजिए, जो भी आपकी करंट में कंडीशन है वो सब इसमें ऐड डाउन कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका NCET, ठीक है, इसमें बताना है NCET की भूमिका किसमें, टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो NCET तो होगा, क्योंकि NCET ही क्या है, आपका टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो ये बता दो आप इसके बारे में। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सेक्शन C, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला आपका द्विवर्षीय एमएड कार्यक्रम की अवधारणा और औचित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप एमएड कर रहे हो, इसी कार्यक्रम की आपको अवधारणा बतानी, कॉन्सेप्ट बताना है कि अगर आपका ये 2 वर्षीय है, आपका आया कहाँ से, बता दो, किस सन में, 2014 में हुआ, 2016 में, कब से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड डाउन कर सकते हो। इसकी पूरी अवधारणा बता दो, अपने अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है वो भी इसमें ऐड डाउन कर देना, ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपका यहाँ पर शिक्षक की उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एनालाइज करना है आपको टीचर एजुकेशन के बारे में, जो कि अब ट्रेंड में चीज़ें चल रही है। आगे है शिक्षक में विद्यालय आधारित उपागम का उदाहरण वर्णन कीजिए। जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन थी वही चीज़ यहाँ पर पूछ ली, ऐसे शॉर्ट में पूछ लिया, ऐसे लॉन्ग में पूछ लिया। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है शिक्षा में शिक्षकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है और इसके सुधार के लिए जो है आप क्या विचार करोगे। अब आपको क्या करना है, टीचर एजुकेशन के कार्यों के बारे में बताना है, उनके मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हो, ये चीज़ें बतानी, साथ में ये बताओगे क्या कमी है और उन्हें सुधार किस प्रकार से सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, आपके यहाँ पर अधिगम, ठीक है, लर्निंग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, यूजीसी नेट में लर्निंग की पूरी यूनिट है, आईसीटी की पूरी यूनिट आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगी, पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बताना है भारत में शिक्षा का बदलाव किया गया है, ठीक है, और इसे कैसे किया गया, उदाहरण सहित जो है आपको बताना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसमें कि जो आपकी लर्निंग आई है, इसे आपकी टीचर एजुकेशन जो है किस प्रकार चेंज हुई है, ठीक है। इसका उदाहरण बताना है, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, क्या क्या लाभ हुए हैं। तो चलिए अब अपने अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। ये आपका यहाँ पर 3rd सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी, जब आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी पेपर है ना, ये आप जैसे ही स्टूडेंट ने मुझे भेजे, इसी वजह से मैं आपको प्रोवाइड करा पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इनके फोटो खींचकर भेज सकते हो जो भी आपके पेपर होंगे, या फिर मैंने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, ईमेल आईडी पर आप सेंड कर देना। क्योंकि जैसे आपके पिछले ईयर के सभी बच्चे जो है बिना कहे प्रीवियस ईयर पेपर भेज देते थे, असाइनमेंट होते थे, सब चीज़ें भेज देते थे, यही काम आपको करना है ताकि आने वाले बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर इसमें जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वही आपका सेम पैटर्न है। चलिए सबसे पहला देखेंगे, इसमें शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी रिसर्च बेस्ड है, क्या है, रिसर्च के ऊपर पूरी की पूरी आपको ये सेमेस्टर देखने को मिलेगा लगभग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है सबसे पहले एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, ठीक है। इसके बाद है आपको रिसर्च के जो है डिफरेंट मेथड बताने हैं, मेथोडोलॉजी बतानी है, विधि और पद्धतियों के बीच में अंतर बताना है। आगे बात करें, आपको परिकल्पना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइपोथेसिस आपकी पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 4th सेमेस्टर में अपनी डिसर्टेशन बनाओगे तो उसमें खुद इन चीज़ों का प्रयोग करोगे। आगे बात करेंगे, आपके यहाँ पर है 4th, इसमें क्या पूछा है, रिसर्च के बारे में पूछा है, उसे परिभाषित करना है। रिसर्च मतलब दोबारा से किसी चीज़ को खोजना, ठीक है, यही इसका क्या है, आपका अर्थ बता सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन बता दो, ठीक है। इसके बाद इसके उद्देश्य बता दो। रिसर्च का प्रयोग क्यों करोगे, समस्या का समाधान करने के लिए, नई तकनीकी, नई आप कह सकते हो चीज़ों को खोजने के लिए करोगे, क्योंकि रिसर्च मतलब नई नई चीज़ों को खोजने के लिए, समस्या को समाधान हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका पैरामीटर
आपका यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेस्ट आपका पूछा जाता है, लेकिन आपको चॉइस मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट समझ में नहीं आते तो इसे छोड़ के आप बाकी के चारों क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, क्योंकि चॉइस मिलेगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको टफ पड़ेंगे, लेकिन आप उसे स्किप कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। इसमें आपको शोध के प्रकार आ गए, टाइप ऑफ रिसर्च बतानी कौन कौन सी होती है, ऐतिहासिक होती है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सर्वेक्षण के बेस पर हो गए, बहुत सारी रिसर्च आपको देखने को मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। आगे बात करेंगे आपका इसमें ऐतिहासिक शोध, ठीक है। इसमें आपको बताना है प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोत का उल्लेख कीजिए। चलिए मैं आपको प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोत बता देती हूँ, क्योंकि इसका मैटर नहीं मिलता। अगर बात करें आपके यहाँ पर प्राइमरी आपकी सोर्सेज की, तो ये आपके ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आप खुद बनाते हो, खुद से निर्माण करते हो। अब मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, आप ये पता लगाना चाहते हो कि जो बच्चे एमएड करते हैं उसमें कितने % बच्चों को जो है जॉब मिलती है, तो आप क्या करोगे, खुद से जा जाकर सर्वे करोगे। जब आप ये सारी चीजें खुद से करते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपकी इसी पर किसी और व्यक्ति ने रिसर्च कर रखी है और आप उसका डाटा उठाओगे, आपको पता लग गया 100 में से जो है आपके 50 बच्चे जो है कामयाब होते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो आपने किसी और का डाटा जब उठा लेते हो तो क्या होता है, आपका द्वितीय स्रोत का प्रयोग करो आप किसी और का, ठीक है, जिसने पहले रिसर्च कर रखी है उसका प्रयोग जो अपनी रिसर्च के लिए कर सकते हो, तो ये आपका द्वितीय हो गया। द्वितीय जो आपका किसी और का, और प्राथमिक जो आप खुद से इवेंट करते हो, खुद से निर्माण करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद से कोसते हो। ये प्राइमरी हो गया, वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज हो गया। आगे बात करेंगे मिश्रित शोध। इसमें क्या होगा, आपकी मिक्सड रिसर्च देखने को मिलेगी। इसमें जो आपने बाकी रिसर्च देखी उन्हें आपस में मिक्स कर सकते हो। कुछ आपका ऐसा मेथड होगा जो आपने किसी और रिसर्च का प्रयोग कर लिया, लास्ट में किसी और रिसर्च का, तो क्या हो गया, मिक्स हो गई, मिश्रित शोध हो गया, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, गुना आपका मात्रात्मक आ जाएगा, ठीक है, मात्रात्मक इसमें होगा और प्लस आपका गुणात्मक, दोनों ही इसमें रिसर्च जो है आपकी मिक्स होगी, यही आपका मिश्रित शोध होता है। इसमें दोनों ही टाइप की रिसर्च आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी कमजोरी बताना है और सिद्धांत। कमजोरी क्या हो जाएगी, जब आप 2 अलग अलग रिसर्च को एक साथ डाल ले रहे हो तो इसमें टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, ठीक है, आपका इसमें पैसा मनी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो यही सारी चीज़ें हो जाती है। आगे बात करेंगे, इसमें आपको बताना है सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वेक्षण अध्ययन और आपका वर्णनात्मक अध्ययन की प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में बताना है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपको बताना है अनुसंधान, सब आपका रिसर्च से ही रिलेटेड है। अगर रिसर्च आराम से क्लियर कर लो, आपका सारे क्वेश्चन एक से एक बन जाएंगे, चाहे कैसे भी दे रखा हो, ठीक है। इसमें आपका पूरा का पूरा बता रखा है, कथन दे रखा है, इसका आपको बताना है कि सही है नहीं है, आप इसका समर्थन करते हो या फिर नहीं करते, ठीक है। अनुसंधान बहुत कुछ उचित तथ्य अन्वेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन से संबंधित है। क्या आप इस कथन से सहमत हो, अगर हो तो कारण बताइए। आगे बात करेंगे शोध प्रस्तावना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिसर्च प्रपोजल सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, मैंने आपको बताया भी है। उसमें लिखने का तरीका वही, जो भी हेडिंग आपने ऐड डाउन की होगी वही आपके लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। प्रस्तावना बतानी है, रणनीति बतानी है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्रियात्मक शोध, ठीक है। अब आपके क्या पूछ ली यहाँ पर, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च आपकी एक इस प्रकार की रिसर्च होती है जिसका आपका सोल्यूशन है ना तुरंत आपको मिल जाता है। अगर बात करें आप सर्वेक्षण कर रहे हो, ठीक है, आप ऐतिहासिक रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम लगेगा आंसर, ठीक है, आपको टाइम लगेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने में। लेकिन अगर बात करें आपका क्रियात्मक, ये आपका तुरंत, ये एक्शन आपको तुरंत जो है इसका समाधान मिल जाएगा। आप इसे छोटे लेवल पर कर सकते हो, छोटे लेवल पर आप कक्षा संबंधी समस्याओं का हल। अब मान लीजिए आपको कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, तो आप देखोगे क्या रीजन है, नहीं पढ़ पा रहा, और तुरंत ही जो है आप उसका समाधान खोजोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज देख लिया और अगले साल जब बच्चा अगली क्लास में चले जाएगा तब आप उसका समाधान लेके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वही आपका क्रियात्मक आपका शोध हो गया जिसका आप तुरंत, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप तुरंत सोल्यूशन जो है खोजते हो, और ये आपका छोटे लेवल पर, जैसे कि आपका कक्षा हो गया, ठीक है, जो यहाँ पर आपको तुरंत जो है सोल्यूशन मिलना चाहिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए जो है उपयोगी होता है। आगे बात करेंगे शोध समस्या क्या है, ठीक है, इसमें बताना आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप रिसर्च किस चीज पर करोगे, तो वही बताना है। चयन कैसे करोगे, अरे चयन उसी टॉपिक पर ही तो करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, मान लीजिए आप स्टूडेंट तो एजुकेशन के हो और आप रिसर्च कर रहे हो आप हिस्ट्री के किसी टॉपिक पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसी टॉपिक पर उसी सोच समस्या को उठा सकते हो जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो वही सब आपकी यहाँ पर सोच समस्या में आ जाएगी। चयन कर किस प्रकार करोगे, ये सारी चीजें आपकी दी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 3rd सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलेंगे। तो चलिए ये है आपका 4th सब्जेक्ट, आप कह सकते हो आपका लास्ट सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं।
इसमें आपका एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम बहुत ही सिंपल है, ये वाला आप कह सकते हो ये आपका इजी है। और रिसर्च भी आपका इजी है, लेकिन आपके लिए टफ क्यों है? क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे। बीएड में कोई रिसर्च नहीं पढ़ी इतनी खास, ठीक है। एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे उसमें रिसर्च मिलेगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, आपका सेम वही पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, शिक्षा एक अनुशासन के रूप में बताना है आपको, संक्षेप में उसकी व्याख्या करनी है। बताना है कि रिसर्च अगर आप एक अनुशासन के रूप में लोगे तो किस प्रकार बताओगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसमें आपका योगात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन, ये आपका लगभग सीटेट के बेस पर है, ठीक है। सीटेट में क्या पढ़ा है आपने? फॉर्मेटिव पढ़ा है, आपका समेटिव असिस्टमेंट पढ़ा है, वही सब चीज़ें पूछ रखी है। आगे बात करेंगे दर्शन शास्त्र, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो चीज़ें यहाँ पर दे दी। आगे बात करेंगे, आपका एनजीओ की सहायता से बताना है आपने, जो आपके गैर सरकारी संगठनों पर चर्चा करनी है। वो क्या करती है? शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में गैर सरकारी संगठन पर चर्चा करनी है, ठीक है। एनजीओ के बारे में बताना है किस प्रकार हेल्पफुल है आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब बताना है प्रशासकों की भूमिका के बारे में, ठीक है। आगे चलेंगे, आपका इसमें क्या बताना है, ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो गया। आगे बात करेंगे हिंदी में, इसमें बताना है सामाजिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध की व्याख्या करनी है। आगे बात करेंगे शिक्षा की प्रक्रिया में एक हितकारी के रूप में माता पिता की भूमिका बतानी है, तो बता दीजिए, ठीक है। माता पिता का क्या रोल रहेगा अगर बच्चों को आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसमें शिक्षा प्रणाली में नियोजन और प्रबंध, ठीक है। नियोजन बताना है, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आपका प्रबंध बताना है, आपका प्लानिंग बताना है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। आगे बात करेंगे, एक विषय के रूप में शिक्षा से संबंधित अवधारणाओं को बताना है, मान्यताओं सिद्धांतों पर विस्तार में जो है समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। आपको इसमें आलोचनात्मक तत्व भी बताने हैं, ठीक है। पहले इनके बारे में बताओगे, अवधारणा बताओगे, मान्यता बता दोगे, सिद्धांत के बारे में बता दोगे, लास्ट में इनकी आलोचना भी बताओगे। आगे बात करेंगे, शिक्षा की सहायक प्रणाली के रूप में शिक्षक संगठनों की भूमिका का विस्तार करना है। क्या बताना है आपको? यहाँ पर बताना है टीचर, ठीक है। आपका शिक्षक संगठनों के बारे में बताना है किस प्रकार जो है सहायक है आपके एजुकेशनल सिस्टम में। आगे बात करेंगे, आपका शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन को आप बढ़ावा किस प्रकार से दोगे? मीडिया से, प्रौद्योगिकी, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, इनकी भूमिका को बताना है, ठीक है। वही आपका आईसीटी वाला सेम वही चीज़ें, आपस में आपकी सारे सब्जेक्ट जो है एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो आपके नए कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे रिसर्च वाला नया होगा, लेकिन ये तो आपका आईसीटी वाले ही पूछ लिया, ठीक है। आपका मीडिया का क्या होगा? मीडिया भी शिक्षा का प्रचार करती है, प्रसार करती है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें आपको बताना है एक अंतः विषयक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। इसके बारे में ज्ञान के रूप में विभिन्न विषयों के संबंध में जो है आपको इसकी विस्तृत जानकारी देनी है। आगे बात करेंगे, आपका इसमें विद्यालय किस प्रकार सामाजिक उपव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन को एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन ऐसे कैसे आपका पूछ लिया, ठीक है। अब आपको मैंने जितने पेपर कराए ये तो आपको करने हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पर ब्लर था, इसी वजह से आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर खराब है, ठीक है। ये आपको दिखने में समझ में नहीं आएगा। अब बात करें, आपके मैंने इतने सारे पेपर करा दिए, 4 पेपर आपके यहाँ पर हो गए 2023 के। इसके पहले जितने भी मैंने पेपर आपको प्रोवाइड किए ना, बस फिर पीवाईक्यू आपको करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू करने के बाद टाइम आपके पास बचता है तो आप क्या कीजिए, सिलेबस उठाइए। सिलेबस टेलीग्राम पर आपको शेयर कर रखा है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कुछ शेयर नहीं करते। इतनी सारा मैटर, इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड है, बस आपको जाकर चेक करनी है, खोजनी है, क्योंकि इतना फ्री में मटेरियल आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा और बिना कहे मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम पर चेक करना, सिलेबस मिल जाएगा। फिर क्या करना है, आपको सिलेबस लेना है, उसमें आपको अंडरलाइन करना, हाँ ये वाला तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में कर लिया, ये वाला टॉपिक मैंने कर लिया, ऐसे ऐसे आपके लगभग आपके 90% टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, रहे 10%। तो अगर आपके पास टाइम है उन 10% वाले टॉपिक को भी कवर कर लीजिए, तो हो गया आपका सिलेबस कवर। आपको मैं बताती हूँ एमएड करने का बेस्ट तरीका, कम टाइम में अच्छी परसेंटेज कैसे आएगी, हर एक मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है और मेन फोकस करना है कि आप एग्जाम में पेपर किस प्रकार से लिख कर आ रहे हो, क्योंकि आप पढ़कर क्या गए इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख कर क्या आ रहे हो इस चीज़ से फर्क पड़ता है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ता ही है उसकी ही परसेंटेज हाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज़ को आप नकार सकते हो, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 या 2 दिन पढ़ते हैं और परसेंटेज उनकी भी उन बच्चों के समान होती है जो कि आपके 2-3 महीने से लगातार पढ़ते हैं,
ठीक है। रीज़न क्या है, उनके क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका, और इसके ऊपर मैंने आपको बता रखा किस प्रकार से आप इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, क्या डायग्राम बना सकते हो, किस प्रकार से। तो जाकर वीडियो चेक कर लेना। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रखी है, प्लेलिस्ट वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको जाकर चेक करना है। तो ये आपके सभी हो गए। अब बात करें इनकी PDF, तो आप PDF के लिए जो है ज़्यादा शोर शराबा मत करना, खुद ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। कुछ समय दीजिए, सारी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी। बार बार PDF मत चिल्लाए कीजिए, मैं आपको जो भी चीज़ें होती है मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करा देती हूँ। तो इसकी PDF भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और बात करें जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी PDF आप जो है या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना, ठीक है, या फिर आप मुझे जीमेल पर शेयर कर देना, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। और साथ ही साथ आप सभी के एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आएगा, जो आप पढ़ के जाओगे पेपर में वही देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पेपर देना है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। कोई भी डाउट बचता है, कोई भी कन्फ्यूज़न है पेपर से रिलेटेड या कोई भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहता है, जो भी कहना है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसी इन्फॉर्मेशन